वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट में। दोस्तों आज हम फार्माकोलॉजी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले जीपेट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिसेप्टर विच डिमॉन्स्ट्रेट द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ रिस्पॉन्स व्हेन स्टिमुलेट। पहला रिसेप्टर फाइंड आउट करना है जो कि अपना रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी दिखाता है स्टिमुलेट होते ही। तो हमारे ऑप्शन जो है वो है न्यूक्लियर रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। दोस्तों इसका आंसर जो है वो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर सबसे फास्ट एक्शन देता है। यहाँ पर रिसेप्टर अकॉर्डिंग टू ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म रिसेप्टर 4 टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं। सबसे पहला होता है हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल, इसी को आइनोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं। दूसरा अपना होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। अगला 3rd नंबर का जो होता है वो होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, और चौथा होता है न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर। तो जो हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल या आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होता है, इसका रिस्पॉन्स मिली सेकेंड में आता है। स्टिमुलेट होने के मिली सेकेंड में अपना रिस्पॉन्स शो करता है। इसका बाद जो दूसरा अपना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, ये सेकेंड्स में अपना रिस्पॉन्स शो करता है, कुछ सेकेंड्स के अंदर। 3rd नंबर का जो अपना होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर दोस्तों ये कुछ मिनट्स में अपना रिस्पॉन्स शो करता है। और चौथा और जो लास्ट होता है न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर, ये कुछ घंटों में अपना रिस्पॉन्स शो करता है। इस तरह से सबसे फास्ट रिस्पॉन्स जो दिखाता है वो होता है अपना आइनोट्रोपिक या लिगेंड गेटेड रिसेप्टर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नॉट बिलीव्ड टू बी डोज रिलेटेड फिनोमिना। तो इनमें से कौन सा ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो कि डोज पे डिपेंडेंट नहीं है, डोज की वजह से नहीं होता है। सबसे पहला अपना साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट, दूसरा है टॉक्सिक रिएक्शन एंड हाइपर सेंसिटिविटी, तीसरा है हाइपर सेंसिटिविटी एंड आयोडो सिनेरेसी, चौथा है साइड इफेक्ट एंड हाइपर सेंसिटिविटी। तो आप पोस्ट करके सोचिए सर, इसका हम देखेंगे। तो इसका आंसर है दोस्त हाइपर सेंसिटिविटी एंड आयोडो सिनेरेसी। तो दोस्तों जो हाइपर सेंसिटिविटी और आयोडोसिनेरेसी एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे बिलीव नहीं करता। मतलब ये डोज के कारण, अगर ड्रग का डोज ज़्यादा हो जाए तो ये हाइपर सेंसिटिविटी एंड आयोडोसिनेरेसी उस डोज के कारण डिपेंडेंट नहीं होती है। बाकी जो हमारे अलग है साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट, जो अगर डोज ज़्यादा दे दिया जाए किसी भी ड्रग का तो वो हमें टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट जो है दोस्तों वो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। हाई डोज अगर किसी भी ड्रग का हम देंगे तो हमारे लिए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। उसके बाद आइए अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ इंटरेक्शन बेनिफिशियल फॉर रूटीन क्लिनिकल यूजेस। मतलब कौन सी दो ड्रग का कॉम्बिनेशन जो कि डेली रूटीन यूज़ पर क्लिनिकल के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहला हमारा स्यूडो एफिड्रिन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल जेल, MAO इनहिबिटर एंड टायरोसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्लोरामफेनिकोल एंड टोलब्यूटामाइल। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो अपना है ए वाला, स्यूडो एफेड्रिन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल जेल। दोस्तों ये स्यूडो एफेड्रिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीकली बेसिक कंपाउंड होता है जो कि दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं। जबकि MAO इनहिबिटर एंड टायरोसिन, MAO इनहिबिटर एंड टायरोसिन को अगर साथ देंगे तो MAO इनहिबिटर टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा, जो कि आगे चल के हमें हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करेगा। अगला जो है अपना वो है टेट्रासाइक्लिन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इन टेट्रासाइक्लिन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉम्बिनेशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि उसके मेटाबॉलिज्म और उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी साथ में नहीं देते हैं। अगला हमारा क्लोरामफेनिकोल एंड टोलब्यूटामाइड। तो क्लोरामफेनिकोल एंड टोलब्यूटामाइड जो होता है वो क्या हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करते हैं, जिसकी सल्फोनिल यूरिया जो डायबिटीज़ के लिए जो ड्रग्स आती है सल्फोनिल यूरियास की, तो ये उनके मेटाबॉलिज्म को कम करता है। और सल्फोनिल यूरिया हमारे ब्लड में कहीं पे भी जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है और जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कोज करता है, क्योंकि सल्फोनिल यूरिया कोई एंटी डायबिटिक ड्रग होती है जो ज़्यादा देर तक यदि हमारे सिस्टम में रहती है तो ये ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है। तो इसमें स्यूडो एफेड्रिन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी जेल को हम साथ में देते हैं क्लिनिकल यूज में। अगला अपना क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन
अ ड्रग मस्ट ऑलवेज, एक ऑर्डर में कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग का कैसा होना चाहिए। सबसे पहला है गेट एग्जैडेड अनचेंड इन यूरिन, ऐसे ही बाहर निकल अनचेंज फॉर्म में यूरिन से बाहर आउट एक्सिट आउट हो जानी चाहिए। रिच हाई ब्लड लेवल्स, ब्लड के अंदर हाई वॉल्यूम में पहुंचना चाहिए। बी अब्सॉर्ब फ्रॉम जीआईटी से अब्सॉर्ब हो जाना चाहिए। अचीव एडिक्यूट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, या फिर साइट ऑफ एक्शन पर इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव होनी चाहिए। डी अचीव एडिक्यूट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, किसी भी ड्रग का एक ऑर्डर में फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए ड्रग का मैक्सिमम कंसंट्रेशन में साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचना ज़रूरी होता है। अगला जो है अपना क्वेश्चन वो है टू अंडरस्टैंड द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन इट इज़ नेसेसरी टू क्वांटिफाई द रिलेशन बिटवीन, ड्रग रिसेप्टर के इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें किन दो चीज़ों की रिलेशन का क्वांटिफाई करना रहता है। तो अपना अगला है ड्रग एंड इट्स एब्जॉर्प्शन, ड्रग एंड इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट, ड्रग एंड टॉक्सिसिटी, ड्रग एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है ड्रग एंड इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो किसी भी ड्रग रिसेप्टर के इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें ड्रग और उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूरी होता है क्वांटिफाई करना, उन दोनों के बीच की रिलेशन को जानने के लिए। अगला जो अपना होता है क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगला अपना जो क्वेश्चन जो है सिलेक्ट द ड्रग दैट विल एग्रेटिव ब्रोंकाइल अस्थमा। तो दोस्तों इसमें है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि ब्रोंकाइल अस्थमा को बढ़ाती है। तो सबसे पहली अपनी प्रोपेनोलॉल, दूसरी है ट्यूबरक्यूरामाइन, तीसरी है मॉर्फिन, चौथी है एम्फेटामाइन। तो इसका आंसर जो है वो है दोस्तों प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल क्या है दोस्तों? प्रोपेनोलॉल एक बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो कि बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक करने के कारण ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन कोस करती है। मतलब ये जो ड्रग जब भी को किसी भी पेशेंट को देंगे या जिसको अस्थमा है, अगर उसको प्रोपेनोलॉल दे दी तो ये बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके कारण उसको अस्थमा का अटैक आ सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगला अपना जो था वो था ट्यूबरक्यूरामाइन। तो दोस्तों ट्यूबरक्यूरामाइन एक निकोटिनिक एंटागोनिस्ट है और एक जो कि स्केलेटल मसल रिलैक्स करता है। अगला अपना है मॉर्फिन। तो दोस्तों अगर लार्ज डोज में अगर मॉर्फिन दिया जाए तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है। अगला अपना एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन जो होता है दोस्तों ये हमारे शरीर में डोपामीन का रिलीज को जो है कि उसको इनहिबिट करता है। अगला क्वेश्चन अपना है द ड्रग विच इज एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ विटामिन के एंड हेंस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो ऐसी कौन सी ड्रग है दोस्तों जो कि विटामिन के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती है और प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन को रोकती है? पहला ऑप्शन जो है हमारा वो है डाइक्यूमारोल, दूसरा है डाइजॉक्साइड, तीसरा है डाइपाइरिडामोल, चौथा है डाइसोपाइरामाइड। तो इसका अपना जो राइट आंसर है वो है डाइकोमोरोल। डाइकोमोरोल दोस्तों जो होती है विटामिन के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती है तथा प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को रोकती है। अगला अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्यूनोसप्रेसेंट। कौन सी ड्रग है जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करती है? पहला अपना है एमेंटाडिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन, तीसरा साइक्लोस्पोरिन एंड चौथा साइक्लोसेरिन। तो अपना राइट आंसर जो है वो है हमारा साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन जो होती है वो सोइल फंगी का एक्सट्रैक्ट होता है जो कि बाद में जाके अपने साइक्लोफिलिन के साथ बाइंड हो जाती है, लिम्फोकाइन के प्रोडक्शन और इंटरल्यूकिन के रिलीज को रोकती है। ठीक है, अगला अपनी जो ड्रग थी वो थी एमेंटाडिन। तो एमेंटाडिन दोस्तों ये एमेंटाडिन एक एंटीवायरल एंड एंटी पार्किंसोनियल ड्रग है जो कि अपने वायरल इन्फेक्शन और पार्किंसन में काम आती है। अगली अपनी जो बी नंबर पर टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है। चौथी जो है अपनी वो थी साइक्लोसेरिन। तो साइक्लोसेरिन एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस एंटीबायोटिक है और जो अपनी साइक्लोस्पोरिन है वो अपनी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। अगला अपना है द सल्फोनिल यूरियाज एक्सर्ट देयर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बाय एक्शन ऑन। तो जो हमारे सल्फोनिल यूरियाज होते हैं वो अपना हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट किस तरह से शो करते हैं, मतलब ये ग्लूकोज के लेवल को कम कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? तो इसमें हमारे कैल्शियम चैनल्स को अफेक्ट करके,
पोटेशियम चैनल को अफेक्ट करके, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को अफेक्ट करके, या सोडियम चैनल्स को अफेक्ट करके। तो अपना राइट आंसर इसका होगा दोस्तों पोटेशियम चैनल्स को। हमारे जो सल्फोनीरियाज होते हैं जैसे टोलब्यूटामाइड हुआ, ग्लीवेनक्लामाइड हुआ, ग्लिपाजाइड। अगला क्वेश्चन जो अपना है, व्हेन डिजॉक्सिन इज यूज्ड विथ ओमेप्राजोल प्लाज्मा लेवल्स ऑफ डिजॉक्सिन इज। अगर हम डिजॉक्सिन को ओमेप्राजोल के साथ यूज़ करें तो डिजॉक्सिन का प्लाज्मा लेवल क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला अपना डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज होगा, या फिर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, नॉट अफेक्टेड, या फिर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कुछ नहीं कह सकते। तो इसका आंसर जो है वो अपना है दोस्तों डिक्रीज होगा। अगर हम ओमेप्राजोल को डिजॉक्सिन के साथ यूज़ करते तो इसमें डिजॉक्सिन का लेवल जो है ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस 10 क्वेश्चन इतने ही। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनके आंसर एवं अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। थैंक यू।